नमस्कार, 7 PM न्यूज 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ लावनी श्रीवास्तव। बहुत बड़ा मसला है, मोदी सरकार को किस तरीके से अस्थिर करने की कोशिश चौतरफा हो रही है, देश के अंदर ही नहीं देश के बाहर से भी। और बाहर से जो लोग मोदी सरकार को अस्थिर करने वाले हैं वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं, दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन ISIS से जुड़े हुए लोग हैं। जी हां, आपने ठीक सुना। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े खूंखार आतंकवादी संगठन को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने एक बड़ा खुलासा किया है। NIA ने सीधे तौर पर खुलासा किया है कि JNU में उठे विवाद के बाद से, जिस तरीके से देश विरोधी नारेबाजी हुई थी, उसके बाद जो विवाद गरमाया था, उस मुद्दे का फायदा उठाकर ISIS के आतंकवादियों को देश भर में आगजनी करने और तोड़फोड़ करने के लिए कहा गया था। इसका खुलासा हुआ है NIA की ओर से पकड़े गए 3 ISIS के संदिग्ध आतंकवादियों की तरफ से, जिन्होंने साफ तौर से कबूला है कि उन्हें JNU मसले का फायदा उठाकर, मौके का फायदा उठाकर देश में ब्लास्ट तक कराने के लिए कहा गया था। आम चुनाव 2014 में पूरे हिंदुस्तान ने बड़ी करवट ली और भारी बहुमत से एक मजबूत सरकार को देश सेवा के लिए चुना। लंबे अरसे के बाद राष्ट्र की नसों में नई ऊर्जा बही। देश के साथ दुनिया में भारत की साख मजबूत होने लगी। लेकिन भारत के दुश्मनों को ये कैसे बचता? लिहाजा वो किसी भी हद तक जाकर मोदी सरकार को अस्थिर करने में जुट गए। इसके लिए बाकायदा प्यादे खड़े किए गए और उनके कंधे पर रखी बंदूक का रुख प्रधानमंत्री मोदी की तरफ मोड़ दिया। कुछ रोज पहले ही दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कन्हैया कुमार नाम के छात्र नेता का इसी तरह से इस्तेमाल हुआ। भारत के टुकड़ों के नारे लगवाकर एक तरफ कांग्रेस और वाम दल पूरी तरह से बच चुके अपने राजनीतिक दायरे को बढ़ाने में जुट गए, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकवादी संगठन भी इसी मौके पर बड़ी हिंसा करवाकर अपना राज भारत में कायम करने के लिए टूट पड़े। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने इसका खुलासा कर 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। JNU के कन्हैया कुमार को देश के खिलाफ गद्दारी के आरोप में जब गिरफ्तार किया गया, तब कुछ खास लोगों ने जानबूझकर आंदोलन शुरू कर दिया और इसी मौके पर इस्लामिक स्टेट ने भी मोदी सरकार को अस्थिर करने की चाल चढ़ी। 19 फरवरी को कन्हैया को देशद्रोह के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। कई शहरों में लोगों ने साजिशन विरोध आंदोलन शुरू कर दिए। ISIS के रिक्रूटर आतंकी अहमद अली ने हुगली के 19 साल के आतंकी आशिक अली से कहा कि वो विरोध प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों ऑयल टैंकर में आग लगा दे। आतंकियों ने खास तौर पर शिया मुसलमानों को निशाना बनाने का प्लान बनाया ताकि मोदी सरकार पर उंगली उठ सके। आतंकी मंदिरों पर भी हमला करना चाहते थे ताकि पूरा देश अस्थिर हो जाए। इसका खुलासा NIA की गिरफ्त में आए ISIS की इंडिया विंग जुनैद अल खलीफा ए हिंदल के लिए रिक्रूट हुए 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी से हुआ है। तीनों के नाम आशिक अली, मोहम्मद अब्दुल अहद और मोहम्मद अफजल है। NIA सूत्रों के मुताबिक IS का मकसद स्टूडेंट्स को भड़काकर देश और मोदी सरकार में अस्थिरता पैदा करना था। NIA ने IS के 3 मेंबर्स का बयान पहली बार रिकॉर्ड किया है। बयान में सामने आया, आतंकियों के बयान के मुताबिक JKH की मीटिंग टुमकुर बेंगलुरु यानी कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और पंजाब में हुई। आशिक अली ने अपने बयान में कहा कि अहमद अली खुद को अंसार उत तवाहिदीन फी बिलाद अल हिंद का चीफ बताता था। आतंकी आशिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। अहमद ने 19 फरवरी को आशिक से ट्रिलियन ऐप की मदद से कांटेक्ट किया था। उस समय NIA ने ISIS के 19 संदिग्धों को अरेस्ट कर लिया। आशिक को NIA ने 22 फरवरी को दबोच लिया। एजेंसियों का मानना है कि अहमद अली ही शफी अरमर है, जो ISIS का भारत में चीफ था। अरमर हाल में ही US ड्रोन अटैक में मारा जा चुका है। आतंकी आशिक के मुताबिक अहमद ने उससे जासूसी, स्विमिंग और मैपिंग सीखने के लिए भी कहा।
अहमद से आशिक ने कहा कि उसका पहला निशाना शिया होना चाहिए। उनका मकसद पूर्व इंडियन मुजाहिदीन चीफ यासीन भटकल को भी जेल से छुड़ाना था। आशिक ने कहा कि मैंने अली से पिस्टल की मांग की। उसे अपने घर हुगली के पास एक मंदिर की फोटो भेजी जहां पर हमला किया जा सकता था। आशिक ने ये भी बताया कि हिंदू लड़की के नकार देने पर वो बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। आज यूएस से साइंस ग्रेजुएट है। वो मुस्लिम धर्म की मदद करना चाहता था, जबकि ये जेकेएच के प्लान का हिस्सा नहीं था। आईएस से कांटेक्ट होने से पहले अहद सिंगापुर, सऊदी अरब और यूएई में काम कर चुका था। आज के मुताबिक दिसंबर 2014 में वो तुर्की भी गया। वहाँ से उसे सीरिया जाना था ताकि वो आईएसआईएस के बारे में ठीक से जान सके, लेकिन ये सब करने से पहले उसे वापस भारत भेज दिया गया। अंसार उत तवाहिद फी बिलाद अल हिंद यानी एयूटी का आईएसआईएस से सीधा कनेक्शन है। एयूटी ने भारत में जेकेएच शुरू किया है। इसका प्लान जेकेएच की यूनिट हर शहर में खोलना है। बेंगलुरु के अहद को दबोचे जाने से इस आतंकी संगठन का खुलासा हुआ है। सुनील धनखड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो एनआईए का ये खुलासा कितनी बड़ी खतरे की घंटी है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। सीधे तौर पर हम इसे और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस वक्त जाने माने रक्षा विशेषज्ञ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और जैसे ही ये खबर सामने आई है, सबके होश फाख्ता है। एक और तो जो हमारे देश के अंदर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो तो जेएनयू मसले को किस तरीके से विवाद बनाती रही हैं, हम सभी ने देखा। लेकिन आईएसआईएस इस मसले को लेकर देश भर में जिस वारदात को अंजाम देने वाला था, आज उसका खुलासा हुआ है। किस तरीके से लेते हैं आप इसे? देखिए, जब आपको जेएनयू की तस्वीरें आ रही थी, उस समय ये भी न्यूज आ रही थी कि कुछ लोग जो डायरेक्टली कश्मीर से जुड़े हुए हैं, वो इस बात को लेकर और भी आगे बढ़ रहे हैं और हमारे स्थिति को और भी डामाडोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये ऑलरेडी दर्शाती हैं कि उन्होंने हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्पेशली आईएसआईएस ने, तो काफी देर से उन्होंने एंट्री कर ली है और अब हमारे जो यंग माइंड्स हैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हमको इस बात से अचंभा नहीं करना चाहिए। हमारे कई यूथ जो हैं इसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर आईएसआईएस अब आपका और भी प्लान है कि और भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अपना आधिपत्य, मेंटल आधिपत्य जमाना है, मानसिक आधिपत्य करना है, तो वो उस बात काम को अंजाम जरूर देंगे। निश्चित रूप से अगर इस तरीके का खुलासा हुआ है तो अभी आईएसआईएस चुप बैठने वाला नहीं है। प्रफुल्ल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, पूर्व रॉ अधिकारी आरके यादव जी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। आरके यादव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। और ये जो खबर सीधे तौर पर आई है, एनआईए ने जो खुलासा किया है, चौंकाने वाला खुलासा, आईएसआईएस जेएनयू मसले के माध्यम से देश की एकता को आघात पहुंचाना चाहता था। अगर ऐसा खुलासा अभी हुआ है तो हम ये मान के चलें कि आईएसआईएस इस तरीके के विवादों के फिराक में हमेशा से ही रहेगा, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिकल विवाद की तो कहीं से भी कोई कमी नहीं है। देखिए, आईएसआईएस का तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि आईएसआई जरूर यहाँ पे एक्टिव है जेएनयू में, और उसके कुछ गवर्नमेंट के पास प्रूफ भी थे। और ये निश्चित तौर पे मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि आईएसआई ने जेएनयू में इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है, और ये अब से नहीं है, पिछले 3-4 साल से हम इस चीज को नोटिस कर रहे हैं। और उसके कुछ पुख्ता सबूत सरकार के पास थे, पिछली सरकार के पास थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उसके पास थे, और इस सरकार के बारे में मैं नहीं कह सकता इनके पास है या नहीं है। लेकिन आईएसआई जेएनयू में काफी समय से एक्टिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आईएसआईएस के बारे में मैं निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। यादव जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, वो अवेयर थी इस चीज को लेकर। तो अगर 3 साल 4 साल पहले इस चीज की जानकारी थी गवर्नमेंट को, तो फिर इस बाबत कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? किसी तरीके की कोई गिरफ्तारी नहीं होती है तब आज जाकर एक खुलासा होता है जब आईएसआईएस के संदिग्ध पकड़े जाते हैं। यानी अगर वो लोग ऐसा कुछ करने में, उनके अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो आप समझ सकते थे कितनी भयानक
भयानक तस्वीर होती है हमारे देश के सामने। मैं बाहर के एलिमेंट्स की नहीं कह रहा हूँ, जो जेएनयू में पढ़ रहे थे वही लोग आईएसआई के लिंक में थे, कुछ स्टूडेंट्स थे यहाँ के। ये 3-4 साल पहले की बात है जो हमारे नोटिस में आई थी और गवर्नमेंट के नोटिस में भी थी, मनमोहन सिंह सरकार के। इस सरकार के बारे में नहीं कह सकता इनके पास है या नहीं, और उसके सबूत मेरा ख्याल है। एक चीज थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर दूं। दरअसल आईएसआई के संपर्क में जेएनयू के स्टूडेंट्स रहे हैं, ये दुनिया से छुपा नहीं है। पिछले दिनों इस बात का खुलासा भी हुआ है, लेकिन आज जो खुलासा हुआ है वो दरअसल इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया और इराक से आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है कि वो लोग चाहते थे कि इस हंगामे का फायदा उठाया जाए और देश भर में आगजनी और तोड़फोड़ की जाती रहे। तो आप ये मानते हैं कि जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, आईएसआईएस जैसे संगठन हमारे देश में ऐसे मुद्दों का इंतजार करते हैं, हम खुद उनको इनवाइट करते हैं इस तरीके के मुद्दों के जरिए हमारे देश की एकता को खतरे में डालने के लिए? देखिए, एक बात आपके चैनल पे मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं कि आईएसआईएस अभी इंडिया में एंटर नहीं हुआ है। यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स ये काम कर रहे हैं ये सेल्फ रेडिकलाइज्ड हैं। ये इन लोगों को आईएसआई का डायरेक्ट लिंक नहीं है। और ये जो आज की सर, उनके काफी हैंडलर्स यहाँ पाए गए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल जी, आईएसआईएस के जो हैंडलर्स यहाँ पाए गए और जो ये 3 आतंकी सीधे तौर पर जो पकड़े गए हैं वो इस बात का खुलासा कर रहे हैं, क्या हम ये मान के चलें कि आईएसआईएस, जैसे लोग कहते हैं कि आईएसआईएस ने पैर नहीं फैलाया हमारे देश में, लेकिन ऐसी खबरें जब सामने आती है तो हम इस चीज को कैसे गले के नीचे उतार लें? नहीं, देखिए, आईएसआईएस ने बहुत पहले से कांटेक्ट बना लिया है, उनके स्लीपर सेल हैं। मैं ये बात मानता हूं कि उन्होंने अपना कोई गढ़ या कोई स्थापना नहीं करी है, कोई फिजिकली अभी कोई मूवमेंट नहीं स्टार्ट किया है, पर उनके समर्थक, उनके सपोर्टर और जो उनसे कांटेक्ट रखते हैं, कम्युनिकेशन रखते हैं, वो ऑलरेडी ही हैं यहाँ पे। मतलब उन्होंने अपना इनिशियल जो कार्यक्रम है वो उन्होंने स्थापित कर लिया है। तो हम ये अगर ये सोच के चले कि अभी आईएसआईएस दिल्ली दूरस्थ वाली बात है कि अभी आईएसआईएस बहुत दूर है, तो ये हम अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद रहे हैं अगर हम ये सोच के चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। और आर.के. यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी हमारी ये विशेष प्रस्तुति जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है। खास बात कर रहे हैं हम किस तरीके से कन्हैया और रोहित वेमुला के मसले को मुद्दा बनाकर मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। एक ओर तो विदेशी ताकतें, आतंकवादी संगठन मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर की कुछ राजनीतिक शक्तियां भी उनके रास्ते पर चल पड़ी है। इसका खुलासा किया है हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वामपंथी छात्र और एसएफआई के पूर्व नेता राजकुमार साहू ने। दरअसल साहू ने यह आरोप लगाया है कि रोहित वेमुला की सुसाइड के बाद उस मसले को और ज्यादा हंगामेदार बनाने के लिए कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने जबरदस्त फंडिंग की थी। एक तरफ जहां विदेशी आतंकी ताकतें देश और मोदी सरकार को अस्थिर करने की कोशिशों में जुटी हैं, वहीं देश के अंदर जनता के हाथों नकार दिए गए सियासी दल भी उन्हीं के रास्ते पर हैं। चाहे मामला कितना ही संवेदनशील क्यों ना हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वामपंथी छात्र यूनियन स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेता राजकुमार साहू ने एक बड़ा खुलासा करते हुए एसएफआई से इस्तीफा दे दिया है। साहू ने आरोप लगाया है कि सुर्खियों में रहे रोहित वेमुला सुसाइड केस को ज्यादा से ज्यादा हंगामेदार बनाने के लिए कांग्रेस और वाम दलों ने भारी भरकम फंडिंग जारी की थी। इसी बात से आहत होकर छात्र संघ के महासचिव ने मौका परस्त पार्टी से किनारा कर लिया। इस्तीफा देने वाले राजकुमार ने कहा है कि 4 महीनों तक जारी रहे विरोध प्रदर्शन भी रोहित वेमुला को न्याय नहीं दिला पाए, जिसकी वजह कांग्रेस और वाम दलों का अवसरवाद था। इस बीच केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने लिखा है कि एचसीयू स्टूडेंट्स यूनियन सचिव ने इस्तीफा दे दिया है और चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। रोहित वेमुला से जुड़े मामले में कांग्रेस और वामपंथियों की भूमिका की पोल खुल गई है। दरअसल इसी साल जनवरी में 26 साल के रोहित वेमुला को यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के अपने कमरे में लटका हुआ पाया गया था। हॉस्टल के कमरे में मिले एक सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि वो खुदकुशी करने के अपने फैसले के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं मानता, लेकिन उसने 1 महीने पहले यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्पा राव को निराशा भरा खत लिखा था।
जिसमें उसने जाति के आधार पर भेदभाव की बात करते हुए कहा था कि दलित छात्रों को खुद को लटका लेने के लिए एक रस्सी दी जानी चाहिए। रोहित की मौत के बाद से ही यूनिवर्सिटी में विरोध प्रदर्शन जारी है, जिनके दौरान वाइस चांसलर अप्पा राव की बर्खास्तगी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी साथ ही बंडारू दत्तात्रेय के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाती रही। लिहाजा अब राजकुमार साहू के बयान से ये साफ हो रहा है कि क्यों जानबूझकर मोदी सरकार को निशाना बनाया जा रहा था। अपने इस्तीफे में राजकुमार साहू ने कहा है कि एसएफआई और एसयू में मौजूदा माहौल गंदा हो चुका है। राजकुमार ने यह भी कहा है कि एसएफआई की राजनीति मौका परस्त हो गई है और कांग्रेस के साथ वामदल इसे अपने फायदे के लिए केंद्र के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है कि हमारे देश की ही पॉलिटिकल पार्टियां अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए इस तरीके का गंदा खेल खेलने पर भी उतारू हो जाती हैं। मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर खुद राजकुमार साहू जी जुड़ रहे हैं। एसएफआई के नेता रह चुके हैं, बहरहाल उन्होंने अभी तो फिलहाल इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सीधा सीधा सवाल करूंगी, आपने जो आरोप लगाया है कांग्रेस और वामपंथियों पर, उसका आधार स्पष्ट करें। हमारे विश्वविद्यालय में राहुल गांधी जी ने 2 बार आए थे, केजरीवाल आए थे, अवैसी साहब आए हुए थे और उस समय से ये मूवमेंट लगातार चलता आ रहा है। वो लोग अपनी पहुंच का यूज केवल इस एलिगेशन को लगातार जारी रखने के लिए कर रहे हैं, ना कि वो अपने पावर का यूज इसके लिए कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके सीबीआई इंक्वायरी हो इस केस को लेकर और जितनी जल्दी हो सके इसका डिसीजन आए। बिना किसी एविडेंस के ये लोग केवल एलिगेशन पुट कर रहे हैं दूसरे लोगों पर और चाहते हैं कि अपने मन बिना किसी कानूनी कार्रवाई और बिना किसी कानूनी न्याय के जो चाहे वो हो जाए, बस ये उतना ही चाहते हैं। चलिए राजकुमार जी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ इस वक्त जेएनयू जॉइंट सेक्रेटरी एबीवीपी से जुड़े हुए हैं सौरभ शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और 2 खबरें आज सुबह से सीधे तौर पर चौंकाने वाली हैं। एक और एनआईए ये खुलासा कर रही है कि जेएनयू में ही जिस तरीके से विवाद उठा था, आईएसआईएस उसको भुनाने की फिराक में था। कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि जेएनयू को लेकर हमेशा से प्रश्न चिन्ह रहा है। जी, सबसे पहले कि हमें मौका देने के लिए धन्यवाद। देखिए, एनआईए का जो रिपोर्ट आया है वो किसी न किसी फैक्ट पे और सबूतों पे आया होगा और हमेशा जेएनयू में लोग कहते आए हैं, एक तरीके से प्रश्न चिन्ह खड़ा रहता है कि यहाँ पे देश विरोधी नारे या फिर आतंकवादियों से एक रिलेशन होता है। तो इस टाइप का जो अभी एनआईए का जो अभी रिपोर्ट आया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को सोचने की जरूरत है कि क्या 9 फरवरी घटना जो हुई है इसके पीछे ऐसे लोग हैं या ऐसे लोग यूज करना चाहते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में ही गृह मंत्रालय से भी एक इस तरीके से एक व्याख्यान जारी हुआ था। तो हम लोग को ये चाहिए कि क्या इससे जेएनयू के का कुछ प्रोफेसर भी हैं, क्या कुछ ऐसे पॉलिटिशियन भी हैं जो इस सब पीछे करके कराना चाहते हैं, तो उनको भी एक्सपोज करने की जरूरत है। तो मैं अपने होम मिनिस्ट्री से ये दरख्वास्त करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करें और जो भी इसमें दोषी हो, क्योंकि ये देखिए 9 फरवरी घटना कोई आम घटना नहीं थी कैंपस में। आम घटना नहीं थी और जो घटना जिस तरीके से हुई थी वो देश भर के लिए एक दाग भी थी। देश भर में सीधे तौर पर मोदी गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश हो रही थी। राजकुमार साहू, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने जो एक बड़ा एलिगेशन लगाया है कांग्रेस और वामपंथियों पर, सीधे तौर पर अब आपको लगता है कि इस खुलासे के बाद उन्हें शर्म आएगी और इस चीज को लेकर बीजेपी गवर्नमेंट किसी तरीके से कोई एक्शन लेती हुई नजर आएगी? आप कुछ उम्मीद रखते हैं? अब ये तो बीजेपी की सरकार जाने कि वो किस तरीके से आपने एसएफआई से इस्तीफा दे दिया राजकुमार, हम ये उम्मीद करें कि क्या आप बीजेपी का रुख कर सकते हैं? नहीं, मैं इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। मैं अभी किसी भी पार्टी से जुड़ना नहीं चाहता हूं और जहां तक रही आपकी बीजेपी के इस आंदोलन में आगे क्या कदम होगा इसके बारे में भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं चाहता हूं कि रोहित के केस में न्याय हो। इसके लिए मैं एमएचआरडी को लेटर लिखने वाला हूं कि जितनी जल्दी हो सके वो इस पूरे केस को सीबीआई के हाथ में सौंपे, ताकि पूरी गंभीरता के साथ इस केस का खुलासा हो और लोगों को मालूम चले कि आखिर सच क्या है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार साहू जी, हम आपके इस कदम की बहुत सराहना करते हैं। आपने निडर होकर ये खुलासा जो किया है। और सौरभ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी एक उम्मीद की जेएनयू के माहौल को जिन लोगों ने बर्बाद कर रखा हुआ है, कम से कम आप जैसे लोग उस माहौल को आबाद करने की कोशिश तो कर रहे हैं। बहरहाल एक बड़ी चुनौती है, इस चुनौती से मौजूदा सरकार किस तरीके से निपटेगी इसका इंतजार रहेगा। इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।